हेलो मेरे भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। अरे मेरे बंदे हैं कि नहीं है, बहुत बढ़िया। मेरे बॉस सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। सीएमए फाउंडेशन के बच्चे एकदम 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 फुल रिलैक्स मोड में आना चाहते हैं, लेकिन एक कारणवश आ नहीं पा रहे। वो कारण यह है कि सर हमने जो आंसर्स पेपर में लिखे हैं ना, वो सही है या गलत है। हमें अपना एक स्कोर एस्टिमेट करना है, लेकिन कैसे कर पाए। तो बॉस AKCA ये सारे पेपर्स के ना आंसर्स बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है, और उसी सीरीज में ये इकोनॉमिक्स का पेपर अभी अपन डिस्कस करेंगे। सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि मेरे मुन्ने एकदम रिलैक्स हो जाए कि सर मेरा स्कोर क्या आया है और क्या नहीं आया है, ये हर एक बच्चे को पता चलेगा। ठीक है, तो बॉस ये वीडियो खत्म होने के बाद हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि बेटा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में तेरा स्कोर क्या आया है। ठीक है, जितना भी स्कोर तेरा, जितना भी स्कोर है 50 60 70 80 100, जितना भी स्कोर है मेरा हर एक बच्चा यहाँ पे बताएगा कितने आंसर सही है, कितने आंसर गलत है और स्कोर क्या है। करेक्ट है बनने? ठीक है, चलो शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने देखा, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर मैंने देखा, तो मुझे सच में, चलो एवरेज आंसर रहेगा। कुछ बच्चों का मानना है कि सर पेपर बहुत इजी था, कुछ बच्चों का मानना है पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन पेपर इजी भी नहीं था, पेपर डिफिकल्ट भी नहीं था, पेपर एवरेज से थोड़ा कम था। ठीक है, हाँ एवरेज से थोड़ा कम मतलब एवरेज डिफिकल्टी से थोड़ा कम मतलब थोड़ा इजी की ओर मेरे हिसाब से पेपर टेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि सर लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से आए हैं। अगर मॉड्यूल ढंग से पढ़ा है, आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस डाला है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉड्यूल का डीप रीडिंग करने के बाद तुम्हें उसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो किसी बच्चे ने डिटेल रीडिंग किया होगा ना मॉड्यूल का, तो उसको एकदम आसानी से वो आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ 5-10 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने अपनी 50-50 सीरीज में किए हुए हैं, जो अपन ने मॉड्यूल में किए हुए हैं, या इसके बारे में मॉड्यूल में पढ़ने के बाद तुरंत तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल पेपर मैं तो नहीं कहूंगा भाई। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये एवरेज हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 51 जो था, ये देखो, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है फिलहाल, 70 मार्क्स का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 51 बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो क्योंकि पेपर के हिसाब से 51 है तो उसी से शुरू करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एक्चुअली इसके ना बच्चों के मन में इसका एक डाउट है, कुछ बच्चों से डिस्कस भी किया मैंने, तो बच्चों के मन में डाउट है सर इसका आंसर सी है या डी है। ठीक है, क्योंकि व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, ये आंसर तो है ही नहीं, लेकिन एक उसमें एक क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, और कुछ बच्चों का मानना है कि सर हाउ मच टू प्रोड्यूस भी है। तो यहाँ पे ना कुछ बच्चों ने सी लिखा है, कुछ बच्चों ने डी लिखा है। ठीक है, तो दोनों आंसर्स ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं, मैं मानता हूं कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है ना, ये मेन इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम में क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर 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 इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर में अगर डी करेक्ट ऑप्शन है, तो डी वाले बच्चों का भी सही है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो मैं सी ही रिकमेंड करूंगा। अभी बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये बात बताई मैंने। ठीक है मैंने, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, इसका बेझिझक आंसर सबको पता है, कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव वाला एक ही ऑप्शन है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन। बाकी सारे ये अपवर्ड स्लोपिंग है, कॉनकेव वाला है लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। याद है सबको? पक्का पक्का, वेरी गुड। आगे, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? उन्होंने डिमांड शेड्यूल के बारे में पूछा है कि डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट सेम प्राइस पे डिफरेंट गुड्स। नहीं होता सर। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज वर्टिकल समेशन वर्ड आया नहीं है, वर्टिकल समेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। नहीं सर, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। इट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स हॉरिजॉन्टली रखोगे तब जाके तुम्हें मार्केट डिमांड ओवरऑल पता चलेगी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट विच पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम। लीनियर डिमांड कर्व पे पॉइंट इलास्टिसिटी मिनिमम कहां पे होती है? एट बॉटम। ठीक है, बेझिझक इसका ऑप्शन बिना देखे आंसर बता रहेगा बच्चों को। ठीक है, सो ऑप्शन बी एट बॉटम पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। 55 पे आ जाओ, 55। आई होप बच्चों ने सही से किया है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। सर सप्लाई एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस, यस करेक्ट है, जब प्राइस इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंसर्न प्रोडक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 55। 56 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग एज द आउटपुट इंक्रीजेस। आउटपुट के बढ़ने की वजह से कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है भाई? इसका आंसर एकदम बेझिझक आंसर दे देना, कौन सा, फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। कौन सा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ए। 57 which one of the following values marginal product does not take। सर मार्जिनल प्रोडक्ट इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं लेता? मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, समझ में आ गया? सो डी कैनॉट बी डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब देखो, ये मॉड्यूल के बाहर का है क्या? नहीं, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, if in an economy demand increases while supply remains constant then there will be। ध्यान से समझना, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे 59 सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ डैश। सर सेलिंग कॉस्ट ये कौन से मार्केट का फीचर है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, किसका है सेलिंग कॉस्ट? ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में भी होता है ना। सो ऑप्शन डी, बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। 60 पे आओ, 60 पे, डैश रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। अलग अलग प्राइसेस, कौन सी डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे अलग अलग प्राइसेस होते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए? कौन सी होते हैं? सुनो, फर्स्ट डिग्री तो होता है उसके कैपेसिटी पे, ठीक है, सेकंड डिग्री होता है ब्लॉक पे, तो थर्ड डिग्री, सर ये दोनों में जो नहीं आता वो थर्ड डिग्री में, तो ये दोनों में भी नहीं आता। सो थर्ड डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के बाद बच्चा आंसर दे पाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मॉड्यूल के बाहर का बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चों का ये कहना होगा कि सर आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आया है, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं आया है इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है बेटा, आगे। ओ हो इतना इतना भयंकर, अब ऐसा सवाल, ये सवाल पूछा तुमको ये, हाँ ठीक है, इसके लिए रहोगे। ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सर परफेक्ट कंपटीशन के केस में कौन सा इक्वेशन सही है? अरे मेरे मुन्ने ये सही नहीं है क्या? AR इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, होता है ना परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स देयर इज नो एंट्री नो एग्जिट। सर एंट्री और एग्जिट दोनों पे बैरियर है, कौन सा मार्केट है? अरे बिना ऑप्शन बिना देखे बताओ ना, मोनोपोली, ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 इन इकोनॉमिक्स अ डैश इज अ फॉर्मल एसोसिएशन, एसोसिएशन की बात हो रही है, ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स और इंडिविजुअल्स which or who decide to restrict the market supply or fix prices or both aiming to increase profit and market dominance। भाई इनको प्राइस प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केट डोमिनेंस बढ़ाना है खुद का, इसलिए मैनिपुलेट कर रहे हैं ना मार्केट को। कौन होते हैं? कार्टेल। 63 का आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट 64 a monopolist firm in short run can earn supernormal, normal profit, losses, any of the above। मोनोपोलिस्ट फर्म बोला है, मोनोपोलिस्ट फर्म शॉर्ट रन में, तो बॉस मोनोपोलिस्ट फर्म शॉर्ट रन में इसमें से कुछ भी वो अर्न कर सकता है, लॉस भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, यार नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। सो एनी ऑफ द अबाउट, डी इज द करेक्ट आंसर। 65 पे आ जाओ। क्लोथ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ विच मार्केट। कौन से मार्केट में क्लोथ सब्स्टिट्यूट होता है? मोनोपोलिस्टिक में होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, एज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी प्राइस लीडरशिप कैन बी सीन इन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, लेकिन डिटेल में पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो कहां पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडरशिप, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, कौन से मार्केट में यूज की जाती है? बॉस इसका आंसर है ओलिगोपोली, सी। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, तो वहां पे प्राइस लीडरशिप, एक व्यक्ति प्राइस रखेगा, उसको बाकी लोग फॉलो करेंगे, ये प्राइस लीडरशिप का जोर वहां पे होता है। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का। आगे, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन डैश, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा है। अब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ऑप्शंस देखो ना भाई, नंबर ऑफ बायर्स स्मॉल होते हैं क्या परफेक्ट में? नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबिल होते हैं क्या? नहीं रहे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है क्या कंसिडरेशन में? नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट कंपटीशन में अ फर्म कैन टेक अ डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है, इसका डिसीजन परफेक्ट कंपटीशन में ले सकते हैं ना। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। आगे नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, ये तो एकदम भाई साहब, ये एकदम इस तरीके का सवाल है। अरे 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 तुझे क्या हुआ है?
ये हार्ट है बेटा, ये बी नहीं है, बी लग रहा होगा तुमको, हार्ट है, हार्ट एकदम खुश हो रहा है, खुश हो रहा है कि भाई ये सवाल देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स विच मार्केट हैज लीस्ट सेलर्स, कौन से मार्केट में सबसे कम सेलर होते हैं, कहां पे होते हैं, मोनोपोली में होता है ना, एक ही होता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नैरो मनी इन इंडिया। हाँ, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। M1 इज द नैरो मनी, M1 के यहाँ पे लिखा भी है मॉड्यूल में, अगर ढंग से देखोगे, इट इज कंसिडर्ड, इट इज कॉल्ड एज नैरो मनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन का कॉज नहीं है, ये पूछा है, कौन सा इनमें से इन्फ्लेशन का कॉज नहीं है? इंक्रीज इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, इंक्रीज इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा तो भी इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ा तो भी प्राइसेस बढ़ेंगे, और मनी सप्लाई बढ़ा सेंट्रल बैंक के थ्रू तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन सर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस चेंज भी हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहे हैं, तो अपने यहाँ पे प्राइस चेंज होगा ऐसे जरूरी नहीं है, तो इन्फ्लेशन का ये कॉज नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 71, टेम्पररी लोन फैसिलिटीज। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो मॉड्यूल से ही है, ठीक है, बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन मॉड्यूल से ही है, अगर डिटेल में पढ़ते तो इसका आंसर दे पाते। ठीक है, सो 71 क्या है, टेम्पररी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पररी लोन फैसिलिटीज, उसको बोलते हैं वेज एंड मींस लोन्स या एडवांसेस, वेज एंड मींस एडवांसेस। 72, which one of the following organizations does not provide industrial credit? सिंपल सा झंडू सा लड्डू सा गुलाब जामुन सा सवाल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता? भाई नाबार्ड, सिंपल है। ठीक है, रूरल और तेरा एग्रीकल्चरल क्रेडिट देता है ना नाबार्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये भी एकदम गुलाब जामुन सा सवाल है, क्योंकि बॉस ये देख, मुझे बता, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्या? है ना, तो एक ही नहीं है, कौन सा? सर डिवेंचर इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, आगे, हाँ ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों को इसमें सच में डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछा है। ठीक है, हाँ लेकिन 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 चलो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते ही है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते ही है प्रोफेशनल एग्जाम में, जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा चक्कर खा जाएंगे, उसके बिना मजा है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या है? SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF नाउ कंप्राइजेस अ बास्केट ऑफ डैश करेंसीज। तो इसमें कितने करेंसीज होते हैं SDR में? 5 करेंसीज होते हैं, देयर आर 5 करेंसीज इन SDR। ठीक है, आगे नेक्स्ट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई माइट रिसोर्ट टू। सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन है? एक, रिड्यूसिंग CRR है, दूसरा इंक्रीजिंग रेपो रेट है, तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस है आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आ जाओ 76, डैश इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंडेटेड टू एक्वायर एंड एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए कौन सी कंपनी काम करती है भाई? NARCL, ये करेक्ट आंसर है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मुन्ने, चलो आगे नेक्स्ट, सेबी इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डैश। भाई सेबी किसको कंट्रोल करता है? सेबी किसको कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ओ हो, ये भी एकदम चुल्लू सा सवाल है। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम्ड बाय डैश। इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है मेरे मुन्ने? आरबीआई। सी 79, अंडर, अरे भाई साहब मैं अभी ये कैमरे से बाहर कूदने वाला हूँ, तेरे घर में आने वाला हूँ। इतना भयंकर, इतना खूंखार, इतना जबरदस्त सवाल पूछा है। देख क्या सवाल है, पेस्टल में एस का मतलब क्या है? अरे बता, हाँ बता, हाँ ऑप्शन देखेगा, ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखेगा। अरे पेस्टल में एस का मतलब क्या है? ओ माय गॉड, सोशल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। सर माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है रे? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, वो मैक्रो का है। Which one of the following is not a criteria for decision making under uncertainty? Uncertainty पूछा है, decision making criteria for decision making under uncertainty। सिर्फ decision making पूछा है क्या? नहीं, uncertainty पूछा है कि uncertainty के केस में decision making का criteria कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर है utility maximization criterion। बचे हुए तीनों भी uncertainty के केस में decision making के criteria है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 82, Which one of the following is not a part of internal business environment? सर इंटरनल का पार्ट कौन सा नहीं है? इंटरनल एनवायरमेंट का कौन सा नहीं है? वेंडर,
वेंडर एक्सटर्नल है ना, बाकी सारे इंटरनल है। आगे नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन मैक्रो एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड। सर ग्लोबलाइजेशन में क्या इंक्लूड नहीं है? फेमा है, अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स है डिफरेंट कंट्रीज के, एफडीआई इंकरेज करना है, सो डीवैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, सॉरी devaluation is not included in globalization। समझ में आ रहा है क्या? आगे नेक्स्ट 83 84 पे आना, 84 पे आना, यहाँ पे 84, द ऑथोराइज्ड एजेंसी ऑफ मैनेजिंग ई रूपी इन इंडिया। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि ये कंफ्यूजन होना जायज भी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर भी उसका आंसर है यही है कि अगर मेरे मुन्ने थोड़ा डिटेल में पढ़ते भी ना मॉड्यूल को ही, तो इसका आंसर वहीं पे मिल जाता, ठीक है। कुछ बच्चों का मानना यह है कि सर इसका आंसर ये है एनपीसीआई, लेकिन एनपीसीआई नहीं है, एनपीसीआई तेरे डिजिटल पेमेंट्स के लिए होता है। समझ में आया? ई रूपी को कौन मैनेज कर रहा है? उसका आंसर है आरबीआई, डी। आगे, माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। माइक्रो एनवायरमेंट को दूसरा नाम क्या है भाई? ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, बी। ऐसे प्यारे से चुल्लू से एकदम पप्पी से सवाल भी आए हैं ना, तो मेरा बच्चा क्यों रो रहा है कि सर इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट जा रहा है? कौन बच्चा है ऐसा? नहीं ना? तो जल्दी 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 कमेंट करो कि सर पेपर कैसा था, बहुत जबरदस्त था, और तुम्हारा इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें से कितने सही है वो कमेंट करना। अब आगे मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ मैनेजमेंट पे, सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट 30 मार्क्स। 86 पे आओ। Which one of the following statement is correct? सर इसमें से करेक्ट कौन सा? ये तो मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि बॉस इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है ना, तो मैं उसको कैमरे से अंदर खींचूंगा और 2 रट्टे लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड है भाई, कंटिन्यूअस है भाई, डायनेमिक है भाई, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 87, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, इसका गैप कौन फिल अप करता है? कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग, ए। 88, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थियरी। सर इसमें से कौन सी थियरी इज नॉट रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ना? सो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी वो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे कंटेंट थियरीज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 89 पे आओ। Dash suggest that individuals compare their own input outcome ratio, example efforts put in versus compensation received, with that of others, colleagues or friends। तो कई सारे बच्चों के मन में से आंसर आएगा कि सर इसका आंसर एक्सपेक्टेंसी थियरी हो, नहीं मेरे मन में, ये इक्विटी थियरी का पॉइंट है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट 90, द डिसीजंस व्हिच आर फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेटिव इन नेचर आर कॉल्ड डैश। क्या है? ओ हो, ये सुन, इधर ये रसगुल्ला सवाल नहीं है क्या? ये अपन ने किया नहीं क्या? 50-50 सीरीज जाके चेक करो, 50-50 सीरीज में कम से कम 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बहुत ही आसान है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम डिसीजन। सर रिपीटेटिव है नेचर में, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड डिसीजंस। आगे 91, वो मैं सच में कैमरे से कूदने वाला हूँ, ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं सच में ऐसे कैमरे से कूदने वाला हूँ भाई। ऐसे सवाल पूछे, ऐसे इतने प्यारे, देखो क्या बोला है, वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन किसने इंट्रोड्यूस कराए बॉस? किसने? इधर किसने? हेनरी फेयोल। सी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी फेयोल ने किया ना। हाँ, इधर ध्यान दे मुन्ने, बस अभी तेरे 9 क्वेश्चंस बचे, ठीक है। हाँ जल्दी 92 पे आओ। द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करके उसको फीडबैक देना, कहाँ पे आता है? कंट्रोल में आता है ना, पक्का। सो डी कंट्रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। 93, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? जो भी सर आपके पास ऑल्टरनेटिव है उसको इंप्लीमेंट करने का। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस लास्ट स्टेप यही है ना, ठीक है। अब काम कर सीधा, बहुत हो गया डिसीजन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द मेंटल शॉर्टकट और रूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसने डिटेल में पढ़ा है ना उसके लिए आसान है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत बाहर से आया है मॉड्यूल के, ठीक है। डिटेल में पूछे बस, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है। डैश इज द मेंटल शॉर्टकट और अ रूल ऑफ थंब दैट हेल्प्स मेक क्विक डिसीजंस एंड जजमेंट्स विदाउट हैविंग टू थिंक थ्रू एवरी डिटेल। सर जहाँ पे एवरी डिटेल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, ऐसा कौन सा मेथड है? मतलब ये कौन सा मेथड है? ट्रायल एंड एरर वाला, जहाँ पे अपन बहुत ज्यादा नहीं सोचते। इट इज लाइक अ थंब रूल ना, या ये हुआ तो ये करेगा, देखेगा मैं, हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, सही है पका। सो ये क्या है बेटा? यूरिस्टिक। क्या है? यूरिस्टिक। आगे नेक्स्ट
विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल फेज। सर इसमें से कंट्रोल फेज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पूछा इन्होंने। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल फेज, सो प्रिपेयरिंग द बजट, ये कंट्रोल फेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 5 क्वेश्चंस मेरे मुन्ने के, 96 पे आओ। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, ये भी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा है, Which one of the following is the maintenance factor? सर इसमें से मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सैलरी। मेरे जिस भी बच्चे ने सही सोच के सैलरी लिखा है ना, उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, बच्चों का यहाँ पे भी कंफ्यूजन होना जायज है, बच्चों को जॉब एनरिचमेंट लग रहा होगा, या कुछ बच्चों का आंसर मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने अचीवमेंट भी लिखा है, तो उसका ऐसा आंसर नहीं है, उसका करेक्ट आंसर है सैलरी। आगे, कम्युनिकेशन बिगिंस विद डैश। कम्युनिकेशन शुरू होता है, कहां से शुरू होता है रे बंदे, कहां से शुरू होता है? आइडिया जनरेशन से। आइडिया जनरेट नहीं होता तो कम्युनिकेट क्या करेगा? ऑप्शन बी, आइडिया जनरेशन। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रूमर क्रिएट होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। डी इज द करेक्ट आंसर। 99, who among the following is an agent? सर इनमें से एजेंट कौन है? मैनेजर। मैनेजर इज एन एजेंट, मैनेजर इज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेंचुरी तेरी हो रही है, और ये क्वेश्चन भी अपने 50-50 सीरीज में हमने किया हुआ है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग। सर स्टाफिंग से कंसर्न नहीं है, उसका आंसर है पब्लिसिटी, क्योंकि बाकी सब कुछ स्टाफिंग से रिलेटेड है। तो भाई जल्दी 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 कमेंट करके बताओ कि मेरे कौन से मुन्ने ने क्या क्या स्कोर किया हुआ है। ठीक है, और बेटा बहुत बढ़िया, जिनका स्कोर बहुत जबरदस्त आया है उनका बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन। जिनका स्कोर जबरदस्त नहीं आया है उन्हें आगे बहुत 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 ढेर सारी शुभकामना आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, हाँ, और दिल छोटा नहीं करना मेरे बंदे, दिल छोटा बिल्कुल भी नहीं करना। एक ना एक दिन ये अपन क्रैक कर ही लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए डिटेल, अब अभी तूने पेपर देखा ना, डिटेल में क्वेश्चन आता है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मॉड्यूल को, क्योंकि अपना एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो बॉस जल्दी से कमेंट करो, फिर मिलेंगे आगे के बैचेस में और नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, और रिजल्ट का वेट करेंगे। रिजल्ट आने के बाद बेटा मिलने आना सारे बच्चे फटाफट फटाफट। ठीक है, चल टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स और आपके आगे की जर्नी के लिए। बाय बाय।